दोस्तों, एक 45 साल की गोरी चिट्ठी जवान खूबसूरत मोटी महिला जिसका नाम पूर्वी देवी होता है। पूर्वी देवी अपने पति हितेश और अपनी एक 19 साल की जवान बेटी के साथ में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। ये जो पूर्वी का पति हितेश होता है, ये सुबह जल्दी काम पे निकल जाया करता था और देर रात तक अपने घर पे लौट के आता था। और ये जो आंचल होती है, पूर्वी की बेटी, ये एक स्कूल में अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। एक दिन दोपहर का वक्त होता है, आंचल अपने स्कूल से पढ़कर आती है तो देखती है कि उसकी माँ के कमरे से धीमी धीमी रोने की और चीखने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर थोड़े पल के लिए आंचल जो होती है वो डर जाती है, क्योंकि वो अपनी इतनी समझदार भी नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इतना सब कुछ समझ सके। उसका मन बेचैन होने लगता है, लेकिन जब उसका मन नहीं मानता है तो वो उस कमरे की खिड़की में से जब झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खामोश हो जाती है। दोस्तों, आंचल की माँ पूर्वी के साथ में जो उस कमरे में हो रहा था, उसे देखकर और सुनकर शायद आप दंग रह जाओगे। आज की हमारी कहानी बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे सुनकर और देखकर आपको मजा तो आएगा ही, लेकिन साथ में ही दोस्तों आपको एक ऐसी सीख सीखने को मिलेगी जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में एक छोटा सा कस्बा लगता है और उसी कस्बे के अंदर पूर्वी देवी अपने पति हितेश और अपनी एक 19 साल की खूबसूरत जवान बेटी अर्चना के साथ में अपनी जिंदगी बिता रही थी। ये परिवार गरीब जरूर था, लेकिन इस परिवार के अंदर सुंदरता और खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी। अर्चना जो है अपने स्कूल से अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी और हितेश अपने काम पे जाया करता था। एक दिन अर्चना अपने स्कूल में थोड़ी सी बीमार हो जाती है और इस अर्चना का जो प्रिंसिपल रामानंद होता है, ये अर्चना के पिता हितेश को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो थोड़ी सी बीमार हो गई है, तो तुम जल्दी से स्कूल में आ जाइए। लेकिन हितेश जो था दोस्तों, वो अपने काम पर था, वो तो जा नहीं सकता था। इसलिए हितेश ने अपनी पत्नी पूर्वी देवी को फोन किया और उससे कहा कि हमारी जो बिटिया है वो बीमार हो चुकी है, तुम फौरन स्कूल जाओ और उसको घर पे लेके आओ। उसके बाद पूर्वी देवी स्कूल जाने के लिए वहां से अपने घर से निकल जाती है और जैसे ही स्कूल पहुंचती है तो वहां का जो वो प्रिंसिपल रामानंद होता है, वो पूर्वी देवी की खूबसूरती और उसके गोरे रंग को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसके बाद रामानंद जो होता है अपनी तुरंत गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकालने के बाद पूर्वी देवी और अर्चना को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में रामानंद जो होता है वो पूर्वी देवी से मीठी मीठी बातें करता है और उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ में हूँ। उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद पूर्वी देवी और ये जो रामानंद होता है इस अर्चना का चेकअप करवाते हैं और उसके बाद में अर्चना को कुछ दवाई गोलियां दिलवाई जाती हैं। लेकिन उस सब के पैसे ये जो रामानंद होता है ये हॉस्पिटल में अपनी तरफ से देता है। और रामानंद की इस दरिया दिली को देखकर ये जो पूर्वी देवी होती है ये मन ही मन खुश होने लगती है और सोचने लगती है कि इतना तो मेरा पति भी नहीं करता है जितना इस रामानंद ने मेरे लिए किया है। उसके बाद ये तीनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और रामानंद इस पूर्वी देवी को और अर्चना को इनके घर पे छोड़ने के लिए जाता है। तो जैसे ही इनके घर पे पहुंचता है तो ये जो पूर्वी देवी होती है और ये जो रामानंद होता है ये एक दूसरे आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। रामानंद कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। यही पूर्वी देवी की सबसे बड़ी गलती थी जो रामानंद को अपना नंबर दिया था, और यहीं से ही अब एक असली खेल शुरू हो जाता है। रामानंद और पूर्वी देवी की घंटों घंटों बात होया करती थी रोजाना, लेकिन ये बातों का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ चुका था कि अब ये जो रामानंद है
इस पूर्वी देवी के घर पे आने जाने लगा था और इसी बहाने से पूर्वी देवी अपनी बेटी अर्चना को स्कूल छोड़ने भी जाने लगी थी और उसको छुट्टी पे स्कूल से लेने भी आने लगी थी। इसके बाद इनका मिलनसार शुरू हो जाता है और दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते जाते हैं और रामानंद अब पूर्वी देवी के घर पे आने जाने पूरी तरीके से लगा था। जब ये इसके घर पे आने जाने लगा था तो दोस्तों कुछ ही दिन बाद इन दोनों के बीच में संबंध बनना कायम हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें पूरा करने लगे थे। एक दिन दोपहर का वक्त होता है। अर्चना अपने स्कूल से पढ़कर आ रही थी और जैसे ही पढ़कर आ रही थी तो कमरे में रामानंद और इस अर्चना की मां पूर्वी देवी शारीरिक संबंध बना रहे थे और पूर्वी देवी की आवाजें और लंबी लंबी सांसों की आहें इतनी तेज घर में गूंज रही थी कि हर कोई बड़ी आसानी से सुन सकता था। जैसे ही अर्चना अपने घर में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि उसकी माँ की चीखने की और रोने की धीमी धीमी आवाजें पूरे घर में गूंज रही हैं। ये सुनकर अर्चना अर्चना थोड़ी सी डर जाती है और उसके बाद ये बेचैन हो जाती है। लेकिन जब इसका मन नहीं मानता है तो जब ये खिड़की में से झांक कर देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसके होश उड़ जाते हैं। ये देखती है कि इसकी माँ इसके प्रिंसिपल के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है और ये देखकर अर्चना जो होती है गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उसके बाद जैसे ही पूर्वी देवी और प्रिंसिपल जब उस कमरे से गलत काम को अंजाम देने के बाद बाहर आते हैं तो जैसे ही वो अपने सामने अर्चना को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और अर्चना अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारी ये जो भी हरकतें हैं मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं इनके बारे में अपने पिता को जरूर बताऊंगी। और ये सुनकर पूर्वी देवी काफी ज्यादा घबरा जाती है और दोस्तों उसके बाद ये अर्चना को समझाने लगती है, लेकिन अर्चना अब समझने का नाम नहीं ले रही थी। रामानंद जो होता है ये भी इसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रामानंद अपनी जेब से 500 का नोट निकालता है और इसके अर्चना के हाथ में थमा देता है। और उसके बाद अब अर्चना समझ चुकी थी कि मुझे किस तरीके से काम लेना है। और उसके बाद दोस्तों रामानंद जो होता है इसकी नीयत अर्चना के ऊपर फिसल जाती है। जब अर्चना स्कूल पढ़ने जाया करती थी तो ये रामानंद अर्चना को उसकी क्लास में से बुलाकर ऑफिस में बुलाता था और उसको जगह जगह टच करने लगा था और ऑफिस में भी ये अर्चना को कुछ पैसे दे दिया करता था। कुछ दिन गुजरते रहते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही जारी चलता रहता है। धीरे धीरे अर्चना की जो पैसे की ख्वाहिशें थी वो अब बढ़ने लगी थी और उसके बाद में अर्चना भी अपने प्रिंसिपल के साथ में शारीरिक संबंध कायम कर लेती है और अपने प्रिंसिपल की जिस्मानी ख्वाहिश को भी पूरा कर देती है। प्रिंसिपल पूर्वी देवी के घर को भी चला रहा था और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें भी पूरी कर रहा था। पूर्वी देवी का पूरा पूरा फायदा उठा रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद ये जो रामानंद होता है अब इसका इनके घर पे आना जाना रोजाना लग जाता है। पहले से और अधिक ये रामानंद अब इनके घर पे आने जाने लगा था। लेकिन एक दिन इनका जो पूर्वी का पड़ोसी होता है ये पूर्वी के पति हितेश से कहता है कि देखो यार, तुम्हारा जो ये मास्टर है रोजाना घर पे आता जाता है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और उसी दिन से हितेश जो होता है ये अपनी पत्नी पूर्वी देवी पर अब नजर रखने लगा था। और ठीक 2 दिन बाद जब रामानंद इनके घर पे आता है तो रामानंद और पूर्वी देवी एक दूसरे के साथ में संबंध कायम कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही हितेश वहां पे पहुंचता है तो हितेश की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हितेश की पत्नी उस प्रिंसिपल के साथ में शारीरिक संबंध कायम कर रही थी। और उसके बाद हितेश उस प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाता है, लेकिन वहां से वो प्रिंसिपल निकल जाता है और ये जो हितेश होता है अपनी पत्नी पूर्वी देवी को मारने और पीटने लगता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। लेकिन दोस्तों ये बाद में उसको समझाने की कोशिश करता है और कहीं हद तक पूर्वी देवी जो है वो अब समझ जाती है और हितेश जो होता है वो थोड़ी टेंशन में भी रहने लगा था कि किस तरीके से उसकी पत्नी बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन गुजरते रहते हैं।
ये जो पूर्वी देवी होती है कुछ दिनों के लिए अपने भैया के यहाँ पे मिलने के लिए चली जाती है। और एक दिन आता है संडे का, जिस दिन आंचल अपने घर पे रहती है और ये जो हितेश होता है ये काम पे निकल जाता है। आंचल जब अपने घर पे थी तो वो अपने प्रिंसिपल को फ़ोन करती है और उसके बाद उस प्रिंसिपल को अपने घर पे बुलाती है। जब प्रिंसिपल घर के अंदर जाता है तो एक पड़ोसी उस रामानंद को देख लेता है और वो सीधा हितेश को फ़ोन करता है और कहता है कि अब तो तुम्हारी पत्नी भी घर पे नहीं है, तो फिर ये रामानंद आपके घर पे क्यों आया है। उसके बाद तुरंत ही आनन फानन में हितेश अपने घर पे लौट के आता है और जब अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी बेटी भी उस प्रिंसिपल के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी। अब दोस्तों जैसे ही हितेश ये नज़ारा देखता है तो ऐसा मानो जैसे हितेश की पूरी दुनिया उजड़ गई हो। अब वो किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहा था। उसके बाद वो प्रिंसिपल के साथ में हाथापाई कर देता है, उसे पीटने लगता है। प्रिंसिपल वहां से फिर भाग जाता है। उसके बाद हितेश जो होता है अपनी बेटी को उल्टा सीधा सुनाता है और उसके साथ में पिटाई कर देता है। लेकिन ये जो हितेश होता है अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये बर्बादी का रास्ता है। तो इसकी बेटी गुस्से में एक बात बोल देती है। इसकी बेटी जो हितेश से कहती है कि माँ भी तो इसके साथ में गंदा काम करती है, तुम उसको क्यों नहीं रोकते हो, तुम मेरे ऊपर क्यों ध्यान देते हो। ये बात हितेश के सीने में खंजर की तरह चुभ जाती है और गुस्से में आकर हितेश अपनी बेटी अर्चना का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये पूरा मामला उस पूरी गली मोहल्ले में फैल जाता है और हितेश का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और हितेश अपनी बेटी का हत्यारा बन जाता है और बदनाम हो जाता है। उसके बाद वहाँ काफ़ी सारी भीड़ जमा हो जाती है और जब पुलिस टीम आती है तो हितेश को गिरफ्तार करके अपने साथ में थाने ले जाती है और उस अर्चना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। जब हितेश से पूछा जाता है तो हितेश कहता है कि मेरी पत्नी की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया और मैं अपनी बेटी का हत्यारा बन गया। रोते हुए बिलखते हुए हितेश पुलिस को सारी दास्तान बताता है और उस प्रिंसिपल के बारे में बताता है। उसके बाद पुलिस टीम उस प्रिंसिपल को वहां से उठा लेती है, उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब ये बात हितेश की पत्नी पूर्वी देवी को पता चलता है तो वो अपने पियर से वहां से कहीं फरार हो जाती है और उसका कोई अता पता नहीं चलता है। उसके बाद इन दोनों से काफी सख्ताई से पूछताछ की जाती है, लेकिन मसला ये था कि हितेश की पत्नी पूर्वी देवी अब फरार चल रही थी। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद पुलिस की सूझबूझ से हितेश की पत्नी पूर्वी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई संगीन धाराओं के साथ में इन तीनों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। किस तरीके से दोस्तों एक महिला के लालच ने और उसके जिस्मानी ख्वाहिश ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एक औरत दोस्तों या तो घर को बिगाड़ भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और हमें लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर हमारी कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिख देना। हम अगली वीडियो में आपका जिक्र जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। हो सकता है हमारी अगली कहानी इससे भी खौफनाक हो।